मसरूफ लोगों सुनाओ कैसी जा रही है पढ़ाई और जॉब। वो तीनों गिरावनर में बैठे सेकंड सेमेस्टर में होने वाले फाइनल्स की तैयारी कर रहे थे जब दाऊद और अली इनके पास आ गए। अल्लाह का शुक्र है काम चल ही रहा। हाजिक मैथ्स के नोटिस से सर उठाकर बोला, तुम लोग सुनाओ पेपर्स की तैयारी हो गई। मैं तो भई पेपर वाली रात पढ़ता हूँ, इससे पहले कमबख्त याद ही नहीं होता। अली ने हंसते हुए जवाब दिया, मेरे साथ भी ऐसा ही होता, लेकिन मेरी बदकिस्मती जो ये दो होनहार मेरी जिंदगी में आ गए, जिंदगी का बेड़ा गर्क ही हो गया। हमाद अफसोस से बोला, क्योंकि हाजिक और सफ़ायर इसे ज़बरदस्ती अपने साथ लिए पेपर्स की तैयारी करवा रहे थे। हम तुम्हारी भलाई चाहते हैं। हाजिक घूरते हुए बोला, देखो भाई, अगर पढ़ाई पेपर से 1 महीना पहले शुरू कर ली जाए तो फटामिना ऐसी पढ़ाई पर, क्योंकि पेपर से 1 रात पहले फिर से वही सब दोबारा पढ़ना पड़ता है। हमाद बिल्कुल पॉइंट की बात की तुमने। दाऊद इसके हाथ पर हाथ मारते हुए बोला, दाऊद ऐसी बातें करके उसका दिमाग खराब नहीं करो, माशाअल्लाह से पहले ही हमारा दिमाग 7वें आसमान पर है। सफ़ायर कदरे गुस्से से बोली, तो तुम्हारा यह किया काम अपने दिमाग के साथ तुम भी 7वें आसमान पर चली जाती, बल्कि अल्लाह के पास चली जाती, बल्कि नहीं जन्नत में तुम फिर से हमारा सर खाती, तुम जहन्नम के निचले वाले दर्जे में जाती। ऐसे हम भी खुश तुम भी खुश, क्यों हाजिक सही कहा ना। वो सफ़ायर की लगाई बात उसी पर वापस घुमा गया और फिर हाजिक को कहनी मारकर अपनी तरफ मुतवज्जे किया तो इसने आंखें देखाईं। हा 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 हा, तुम नहीं बदल सकते कभी, तो सफ़ायर को बख्श दिया करो। अली और दाऊद कहका लगाकर बोले, लेकिन सफ़ायर खुद पर ज़ब्त करके खामोश रही। मैं तो मजाक कर रहा था, तुम लोग तो जानते ही हो मैं कितना मिजाहिया हूँ। वो हाजिक के घूरने के अंदाज से समझ गया कि वो ज़्यादा बोल गया और रही सही कसर सफ़ायर ने हाजिक को इशारा करके पूरी कर दी। चलो सफ़ायर, आप लोग बैठो, हम कुछ वक्त में लाइब्रेरी से होकर आते हैं। हाजिक हमाद को घूरते हुए अपनी बकस और बैग उठाए सफ़ायर के साथ वहाँ से चल दिया। ये किया बदतमीज़ी है। वो पूरी यूनिवर्सिटी में इन दोनों को ढूंढकर अब थक हार कर जूस से अपनी एनर्जी बहाल करने के लिए कैफ़े आया तो वो दोनों इसे वही एक कोने में बैठे फ़राइज़ खाते नज़र आए। मैं मुसलसल पिछले 1 घंटे से तुम दोनों को कॉल कर रहा हूँ, लेकिन दोनों ने फ़ोन उठाने की ज़हमत नहीं की। वो गुस्से से इनके टेबल के पास खड़ा बोला, चलो यहाँ से, अभी 9 चैप्टर रहता, आज इस पेपर की तैयारी मुकम्मल करनी है। हाजिक इसे भरपूर अगनूर करते हुए सफ़ायर की तरफ मुतवज्जे था। ओके। वो पलट में बचे फ़राइज़ वही छोड़कर वहाँ से आठकर हाजिक के साथ चल दी। 1 मिनट मेरी बात तो सुनो, कहाँ जा रहे हो। वो इन दोनों के पीछे लपका, लेकिन टेबल पर पड़ी फ़राइज़ की पलट उठाना नहीं बोला। हाजिक आखिर हुआ किया, इस तरह अगनूर क्यों कर रहे हो। वो फ़राइज़ का पेस खाते हुए बोला, किया तुम दोनों मुझसे छपकर यह फ़राइज़ खाने आए थे। वो अच्छे से जानता था कि सफ़ायर ने इसे पंप कराविया, उसी लिए अब बात को अपने अंदाज में मजाक का रंग दे रहा था। हमाद हर वक्त मजाक के मूड में नहीं रहा करो। जब एक बात हमारे दरमियान तय हुई थी कि कोई भी हम में से एक दूसरे को किसी तीसरे के सामने नीचा नहीं दिखाएगा, तो तुम कैसे इस बात को डिसरेस्पेक्ट कर सकते हो। उसका तो मतलब साफ हुआ कि तुम आज भी सफ़ायर को हमारे ग्रुप में कबूल नहीं कर सके। हाजिक संजीदगी से बोला, हाजिक रिलैक्स, सब देख रहे हैं, अच्छा नहीं लगता यहाँ से चलो। वो कैफ़े के दाखिली दरवाज़े से हटकर एडमन बलाक के सामने आ गए। बंदा मासूम हूँ, इस बार गलती हो गई, आइंदा से ध्यान रखूँगा। वो चेहरे पर मासूमियत सजाए बोला, तुम अपना मुंह ठीक करो, हमाद की तो आदत है। सफ़ायर भी तुम अब जल्दी पर तेल फनकने वाला काम ना ही करो तो बेहतर है। मैसनी कहीं की। हमाद इसे साइड पर हटाकर खुद हाजिक के सामने हुआ, तुमसे 1 मिनट पहले मुझे उसका मिना सीधा कर लेने दो, फिर तुम्हें किसी और खिताब से नवाजता हूँ। हमाद अपना ध्यान सफ़ायर से हटा कर हाजिक की तरफ मुतवज्जे हो गया। हमाद किसी चीज़ की लमट होती है, मुझे नहीं अच्छा लगता कि हम तीनों किसी के सामने एक दूसरे की मजाक में भी इंसल्ट करें। हाजिक इस बार जाने दो, आइंदा ऐसा नहीं होगा, मेरी भी गलती थी, मुझे हमाद के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहिए था। सफ़ायर हमाद के इशारे पर इसे कायल करने लगी, प्लीज़ अब मुंह ठीक करो, हमें वाकई आज मैथ्स की तैयारी मुकम्मल करनी है और तुम्हारे मुंह ठीक कर लेने की खुशी में
हमाद भी हमारे साथ बैठा आखिर तक काम करता रहेगा और न सिर्फ काम करेगा बल्कि हमें मिर्च मसाले वाले गोल गप्पे भी खिलाएगा। इसने हमाद को देखते हुए अपने मतलब की बात की तो हाजिक बेसाख्ता हंस दिया कि ये दोनों एक दूसरे का नुकसान करने में कभी पीछे नहीं रह सकते। वैसे हमारी यूनी काफ़ी अच्छी है, यहाँ हर किसी को गर्लफ्रेंड मुहैया, बस हम ही अकेले किस्मत के मारे। वो लोग एडमन बलाक से हटकर वापस ग्राउंड की तरफ बढ़ रही थे जब एक तरफ से लड़कों की आवाज़ उभरी, अपनी बकवास बंद रखो घटिया इंसान। सफ़ायर और हमाद इन्हीं अगनूर करके आगे बढ़ गए जबकि हाजिक पीछे मुड़कर गुस्से से चलाया, हाजिक चलो यहाँ से, हमें घटिया लोगों के मिना लगने की ज़रूरत नहीं। सफ़ायर फौरा इसे खींचकर आगे ले गई, इन नामर्दों से कुछ नहीं मिलेगा, इनका दिल बहलाने की बजाय तुम्हें हमसे दोस्ती कर लेनी चाहिए, यकीन जानू तुम एंजॉय करो भी। वो एक दूसरे को आंखा मारते हुए गोया हुए, फिर लानत है तुम्हारी मर्दांगी पर। हमाद इतना कहकर इनमें एक पर झपटा था। देखते ही देखते वहीं यकदम तलबा का हुजूम लग गया, लेकिन सब तमाशाई ही थे, वो लोग तादाद में ज़्यादा थे, इसीलिए हमाद को घेरने में कामयाब रहे। छोड़ो इसे। सफ़ायर हमाद को इन लोगों के घेरे में देख कर फौरा से इस तरफ बढ़ी। तुम पीछे रहो सफ़ायर। हाजिक ने इसे बाजू से पकड़कर अपने पीछे किया और ख़ुद इनके सामने जा खड़ा हुआ, लेकिन अब की बार वो अकेला नहीं था, इसके साथ क्लास के तमाम लड़के दायरा बनाए इंचनद लड़कों के ग्रुप के गर्द खड़े हो गए। हमाद अपने इतनी ज़्यादा हिमायती देखकर वापस जोश में आकर खुद को छड़ा कर इस लड़के पर झपटा जिसने सारी बकवास की थी। अली और दाऊद लोग दूसरों पर काबू पाकर इनकी खूब धुलाई करके मुखालिफ पार्टी को लहूलहू कर चुके थे। हाजिक आज शायद पहली बार किसी से हाथापाई कर रहा था, लेकिन वो इस सारी सिचुएशन से परेशान होने की बजाय एंजॉय कर रहा था, क्योंकि उसने कभी किसी से इस तरह लड़ाई जो ना की थी। बात ज़्यादा बिगड़ने से पहले पहले मामला डेन तक पहुंच गया तो सिक्योरिटी ने आकर लड़ाई रफा दफा करवाई और डेन की तरफ से दोनों गिरोहों के लिए वार्निंग का नोटिस जारी कर दिया गया। इंडर स्कोर किया ज़रूरत थी इस तरह के घटिया लोगों के मिना लगने की। वो लोग इस वक्त अस्पताल में हमाद को पिटी करवाने लाए थे। ऐसा मुमकिन ही नहीं कि कोई इतनी बकवास करे और हम खामोश रहीं। हमाद जोश से बोला, इस वक्त कमरे में सिर्फ वो दोनों ही मौजूद थे। हाजिक मेडिसिन लेने गया था। फिर एक बार अपने जोश का नतीजा शीशे में देख लो। सफ़ायर मिना बनाते बनाते हुए बोली, ख्वामख्वा में इतना तमाशा लग गया। वो अफसोस करते हुए बोली, तुम्हें तमाशे की फ़िक्र है, लेकिन मेरे ज़ख्मों की नहीं, जो तुम्हारी वजह से आए। किसी ने सच कहा, औरतें होती ही नाशुक्री ही। हमाद बेड पर टेक लगाकर बैठता हुआ बोला, ज़ख्मों की परवाह है तो तभी कहा, वो लोग तादाद में ज़्यादा थे। अगर सर में या कहीं और चोट लग जाती तो फिर हम क्या कर सकते थे। सारी जिंदगी का रोना पले पर जाता। वो अपना खदशा बयान कर गया। वो अभी भी डरी हुई थी, हालांकि सिर्फ हमाद को ही मामूली सी चोट लगी थी। हाजिक और बाकी सब ठीक थे। ओ माय गॉड। वो यकदम अपने मिना पर दोनों हाथ रखते हुए टेक छोड़कर सीधा हुआ। किया मेरे कानों ने गलत सुना, या तुम अपने होश में नहीं हूँ? तुम्हें और मेरी परवाह कुछ मैच सा लगता। वो वापस अपनी हैरानगी ख़त्म करके टेक लगा चुका था। कुछ भी ऐसा वैसा सोचने की ज़रूरत नहीं। तुम हाजिक के लिए स्पेशल हो और मेरे लिए वो, बस उसी लिए परवाह हो रही है कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो वो हर्ट होगा और मुझसे इसकी हालत देखी नहीं जाएगी। वो संजीदगी से बोली, आज पहली बार सफ़ायर की किसी बात पर या इसके अंदाज पर हमाद के दिल ने बीट मास की। सफ़ायर तुम भी हाजिक के लिए बहुत स्पेशल हो। वो तुम्हें भी इतनी रेस्पेक्ट देता जितनी कि मुझे। वो हम दोनों के मामले में बेबस है, और यू नो बिट हम मुखालिफ सिमत चलने वाले दो लोगों में एक चीज़ कामन है, हम दोनों अपने खूनी रिश्तों से हटकर एक ही इंसान से मोहब्बत करते हैं। फिर तुम कैसे सोच सकती हो कोई तुम्हें लेकर घटिया कस्म की बकवास करे और हाजिक खामोश रहे? और अगर हाजिक बोलेगा तो चुप में भी नहीं रहूँगा, फिर चाहे हम मुकाबला कर सकने की वसत रखते हूँ या नहीं। वो रिसानियत से गोया हुआ, मैंने इसकी अपने लिए अपनायत महसूस की है। वो मेरी छोटी से छोटी बात को बहुत अहमियत देता, हालांकि इसके ऐसा करने से मुझे जेलसी होती है। तुम्हारी वजह से मेरी अहमियत इसकी नज़र में कम हो रही है। वो मिना
बनाते हुए बोला, वो दिन हमारी जिंदगियों में कभी नहीं आ सकता जब मैं हाजिक की जिंदगी में हमाद की जगह लूं, क्योंकि ना तो हाजिक ऐसा होने देगा और ना ही मैं ऐसा करना चाहूंगी। वो मुस्कुराते हुए बोली और अपने फ़ोन की तरफ मुतवज्जे गई। मुबारक हो, आप एक स्पीकर कर रही हैं। काफ़ी दिनों से अनम की तबीयत नासाज थी तो वो खान के साथ डॉक्टर के पास चली गई और अब वहाँ से मिलने वाली खबर ने इसे एक ही पल में खुशी से सरशार कर दिया, लेकिन दूसरे ही पल वो नूर का खुद से दूर होने का सोचकर कांप गई थी। थैंक यू अनम, मुझे ये खुशी देने के लिए। पहले मुझे कभी महसूस ही नहीं हुआ कि मैं बाप बना, लेकिन इस बार मैं बहुत खुश हूँ। खान में भी बहुत खुश हूँ। अल्लाह ने नूर के 5 सालों बाद मेरी गोद फिर से भरी। मैं जितना उसका शुक्र अदा करूँ कम है। वो तशक्कुर भरे अंदाज से बोली, बस अब तुम अपनी ज़्यादा से ज़्यादा केयर करो और किसी भी किस्म की नेगेटिव बातें सोचने की ज़रूरत नहीं। वो अनम को कुर्सी पर बैठा कर खुद किचन से इसके लिए पानी लेने चला गया, लेकिन वो खान को कैसे बताती कि नूर के पछड़ जाने का खौफ इसके अंदर कनडली मारा बैठा। वो कैसे अपनी नई औलाद के दुनिया में आ जाने के बाद अपनी पुरानी औलाद को रेत की तरह हाथों से फिसलने दे सकती है। इसमें ना तो इतना हौसला था और ना ही इतना ज़रफ़। नूर, कुरान पाक पढ़ने का वक्त हो गया, फ़ौरा से वज़ू करके आ जाओ। वो हाल में बैठी नूर से मुखातब हुई जो अपनी किताबें पढ़ने में मसरूफ़ थी। माँ की बात पर फिर से बैग बंद करके नूर वाशरूम की तरफ बढ़ गई और कुछ ही वक्त में कुरान पाक लेकर अनम के सामने बैठ गई। नूर, आज हम तुम्हारे नाम की सूरत पढ़ेंगे। आनम की बात सुन को मुस्कुराई थी कि उसका नाम कुरान पाक में है। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहीम करने वाला है। कौल है कि सूरतों के मजमूए को कुरान करीम कहते हैं और इन्हीं सूरतें इसलिए कहते हैं क्योंकि वो एक दूसरे से जुदा हैं। अल्लाह ने मुख्तलिफ मौक़ों पर मुख्तलिफ सूरतें अपनी नबी पर नाज़िल फरमाई और फिर कहा, इन अली ना जुमा और कुरानिया, एक हिस्से से दूसरे हिस्से को जोड़ना, और जब सूरतें जुमा करके एक दूसरे से जोड़कर कुरान की शक्ल में सामने आए तो इनमें मौजूद हुक्म पर अमल करना हम मुसलमानों पर लाजिम ठहराया गया, और जिन बातों से रोका गया इन से बाज रहना हम पर फ़र्ज़ है। और कहते हैं कि कुरान मजीद कोई शायरी नहीं बल्कि हक़ाइक़ का मजमुआ है। पता कुरान मजीद को अल-फ़ुरक़ान इसलिए कहा जाता कि ये हक़ और बातिल में फ़र्क कर देता। वो रवानगी से बोलती जा रही थी। वो जब भी नूर को कोई नई सूरत शुरू करवाती तो हमेशा पहले कुरान पाक का मतलब समझाती, उसका रुतबा बताती। नूर, अभी तुम्हें इस सूरत की समझ नहीं आएगी, लेकिन जब तुम थोड़ी और बड़ी हो जाओगी तो इसे बाकायदा तफसीर के साथ पढ़ना। चाहे तब मैं तुम्हारे साथ मौजूद हूँ या ना हूँ, हमेशा अपने लिए अल्लाह से नूर मांगना। वो तुम्हारे दिल में अपना नूर भर दे, तुम्हारे वजूद को अपने नूर से महका दे, और फिर तुम किसी गलत काम की तरफ ना बढ़ सको, इसके करीब ना जा सको। इसे शायद अपनी औलाद के खो जाने का डर था, इसीलिए इतनी संजीदगी से नूर को इसकी उम्र से भरकर बातें बताना चाह रही थी। मम्मा, मैं आपके पास ही तो हूँ, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? वो हर चीज़ से बेखबर थी, यहाँ तक कि अपनी हकीकत से भी। नूर, बस तुम अपनी इज्जत की हिफाजत करना, खुद पर कभी किसी को हावी मत होने देना। आनम महज इतना ही कह सकी थी, इसे समझ नहीं आ रही थी वो नूर को किन अल्फाज में इसकी हकीकत से आशना करवाए। वो इसे कैसे समझाए कि ये दुनिया भैरों से भरी है और इसकी औलाद में मर्द के साथ साथ औरत का अंसर भी मौजूद है, तो वो इस बेरहम दुनिया से खुद को महफूज रखे। आई परामर्श, मम्मा, मैं अपना ख्याल रखूंगी, अब मुझे आगे पढ़ाएं। इतना मज़ा आ रहा था आपको सुनने का। वो चहक कर बोली और दोबारा कुरान मजीद खोलकर मुँह के सामने बैठ गई। अब तुम इतने बड़े हो गए हो कि सलाम करना भी तुम पर लाजिम नहीं रहा। वो अभी होटल से वापस घर आया था, थकावट की वजह से इधर इधर देखे बगैर अपने कमरे की तरफ जा रहा था, जब पीछे से कमर साहिब की आवाज़ ने इसके पैरों को ब्रेक लगाई। सॉरी डैड, मैंने देखा नहीं। वो नादिम हुआ जब से डाइनिंग पर इसकी सबसे बहस हुई। इस दिन से हाजिर कम ही घर वालों की नज़रों के सामने जाता, और फिर वैसे भी कुछ दिन फाइनल पेपर्स में इस कदर मसरूफ़ रहा कि किसी से सामना ही नहीं हुआ। आजकल भी वो सेमेस्टर फाल ब्रेक की वजह से फुल टाइम जॉब कर रहा था। इसने खुद को ज़्यादा मसरूफ़ कर लिया था। 4 पैसा किया कमाने लग गए। तुम्हें ये तमीज़ भूल गई कि घर
वालों को सलाम करना या इनसे बात करना तुम पर फर्ज है। वो इसके सामने आ खड़े हुए। मैं तो बात करता हूँ, लेकिन घर वालों से पूछने बल्कि दूर क्यों जाना, आप खुद से पूछ लें, किया आप मुझसे बात करने में इंटरेस्ट रहीं। वो कदरे जता कर बोला, किया तुम्हारी तालीम तुम्हें यही सब सिखा रही है कि बाप से ज़बान दराजी कैसे करनी है। वो हाजिर के दौबदू बोलने पर गुस्से से बोले, शक्र है आपने खुद को मेरा बाप तो कहा, प्लीज़ अपनी एक अदद वाइफ को भी समझाएं कि वो भी मेरी मुहिम में डायरेक्ट आसमान से नीचे नहीं उतरा। इन्हीं की मरहूम मिन्नत इस हाज़िक के मीना पर पड़ने वाले कमर साहिब के भारी हाथ ने इसकी बात अधूरी छोड़ दी। घटिया इंसान, तुम मेरे सामने खड़े होकर हमें ही जलील कर रहे हो, जो तुम्हें पढ़ा लिखा रहे हैं, तुम्हारी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी कर रहे हैं, इसके बावजूद भी तुम नाशिक्रे के नाशिक्रे रहे। वो गुस्से से हाँकने लगे। इनकी आवाज़ सुन बाकी भी लाउंज में आ गए। अपनी औलाद को पढ़ाना लिखाना, इसकी ज़रूरियत पूरी करना हर माँ बाप का फ़र्ज़ है। आप कोई अनोखा काम नहीं कर रहे। और दूसरी बात, डैड आप नाशुक्री की बात कर रहे हैं, मुझे बताइए और कितना शक्र करूं। रोज़ तो आप सब की गालियां खामोशी से सुनता हूं, सिर्फ इसलिए कि आप मेरे अखराजात उठा रहे हैं, हत्ता कि ये भी बर्दाश्त करता हूं। वो अपने मीना पर पड़ने वाले थप्पड़ की तरफ इशारा करते हुए दो टूक अंदाज में बोला, बिल्कुल ये सब करना हर माँ बाप पर फ़र्ज़ है, लेकिन तुम जैसी बेकार औलाद के लिए नहीं, क्योंकि कोई भी तुम जैसी औलाद को अपने घर में जगह नहीं देता। अल्लाह का वास्ता आप मुझे भी घर से निकाल दी, या आज से 20 साल पहले निकाल देता, ताकि मैं इस रोज़ की अजियत से तो बच जाता। वो इनके पैरों में बैठ गया। तुम्हें बहुत शौक है घर छोड़ने का, तो ठीक है चले जाओ, और आइंदा अपनी शक्ल तब दिखाना जब पैसा ना होने पर दुनिया में धके खाओ। फिर बेझिझक फ़ोन कर डालना, मैं तुम्हें वाक़ई माली मदद फराहम करने में 1 मिनट नहीं लगाऊंगा। कमर साहिब इतना कहकर अपना रुख मोड़ गए।